गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? एक नया इक्वेशन। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई होंगी भाई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इंटीग्रेशन यूज किया ही होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये बात सही है। आपको इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है। तो ये रेट लॉ क्यों बना हुआ है जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक रेट लॉ अवेलेबल है? फिर हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि हमारी जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कोई कोई रिएक्शन के लिए 6-6 7-7 घंटे भी लगते हैं। कोई कोई रिएक्शन 1-1 2-2 दिन में होती है और कई रिएक्शन तो ऐसी होती है जो चुटकी बजाते कंप्लीट हो जाती है विद इन अ सेकेंड। बराबर है ना? तो अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जो रिएक्शन चल रही है 2 घंटे तक यानी 120 मिनट्स तक चल रही है, तो ऐसी रिएक्शन की स्पीड स्टार्टिंग में क्या रहेंगी? अलग रहेंगी, बीच में अलग रहेंगी और एंडिंग में अलग रहेंगी। मैं आपको एक बात वेरी क्लियर कर देता हूं बच्चों कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड फास्ट होती है। जैसे जैसे समय जाते जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे समय जाते जाता है वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड क्या होती जाती है बच्चों? स्लो होते जाती है। क्लियर है ना? तो एट स्टार्टिंग, एट इनिशियली रिएक्शन इज वेरी फास्ट, लेटर ऑन इट गोज ऑन स्लो एज द टाइम पास्ट। बराबर है? तो यहां पर हमको अगर किसी ने पूछा कि हमारी रिएक्शन की स्पीड 37 मिनट पे कितनी थी, हमारी रिएक्शन की स्पीड 40 मिनट पे कितनी थी, किसी ने हमको ऐसी पूछ लिया, चलो बताओ हमारी रिएक्शन की स्पीड 101 मिनट पे कितनी थी या 101 सेकंड पे कितनी थी, तो ऐसे टाइम पे हम कैसे निकालेंगे? हमारी रिएक्शन की स्पीड निकालने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए ना। पहली बात तो रिएक्शन की जो स्पीड रहती है वो कंटिन्यूअसली विद द टाइम चेंज होते रहती है, कांस्टेंट तो होती नहीं है कि हाँ भाई स्टार्टिंग में 60 की स्पीड से जा रही थी तो एंडिंग में भी 60 की स्पीड, बीच में भी 60 ही है, तो कोई भी टाइम पे 60 की स्पीड पे थी। पर ऐसी कहानी नहीं है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में रहती है फास्ट एंड लेटर ऑन ये स्लो होते जाती है। बराबर है ना? क्लियर है ना? तो ऐसे टाइम पे हमारे पास कोई ना कोई तो इक्वेशन होना चाहिए और वो इक्वेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं ना कि इतने टाइम पे कितनी थी हमारी स्पीड। तो यही हमारी इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जो हमारा पुराना रेट लॉ होता है उसको हमने इंटीग्रेट किया है अप टू द पूरी फाइनल टाइम तक, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन बनता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। लेकिन बच्चों एक बात और काम की है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ सभी अलग अलग ऑर्डर के लिए बनती है। यानी अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ अलग बनेगा, सेकेंड ऑर्डर है तो उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ अलग बनेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ अलग बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम अलग अलग ऑर्डर के लिए देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो चलो लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल लेना पड़ेगा हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। देखो ए से बन रहा है पी, ठीक है, ये मैंने अपने मन से एग्जांपल लिया है और ये रिएक्शन कैसी है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर है, तो कॉमन सेंस की बात है, फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए इसका रेट लॉ क्या होगा? देयरफॉर रेट लॉ वुड बी क्या होगा? रेट लॉ इज इक्वल टू रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमने लिया है अपने मन से, एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूं क्योंकि मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, जनरल डेरिवेशन बना रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो इसका रेट लॉ मैंने बनाया, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1, और ऑल्सो इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल्स टू क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या बनेगा? रेट इक्वल्स टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। याद आ रहा है आपको? ये तो हम पी के लिए भी बना सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ ए से बनाया है। ठीक है, अब इन दोनों दोनों रेट के इक्वेशन है, देयरफॉर दोनों को जोड़ के एक बनता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ, इन दोनों को जोड़ो तो बनता है डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बनेगा? दिस इक्वल टू दिस है, देखो बता कैसा बनेगा, रेट इक्वल्स टू के ए इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। अंडरस्टूड? देख सकते हो आप बच्चों, ये इक्वेशन दोनों रेट का इक्वेशन था। दिस एरिया इज सेम देयरफॉर दिस एरिया इज सेम, ये देखो मैंने ये लिख लिया। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? अब ये जो इक्वेशन बना इसको हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। क्या करता हूं मैं, ए को इधर लेके आता हूं, डी को इधर लेके, डी टी को इधर लेके आते हैं। क्या बनेगा? के डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो आप डी किस किस के सामने लगाए, डी लगाए दो लोगों के सामने, एक तो डी लगाए टी के सामने और दूसरा ए के सामने लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दो लोग चेंज हो रहे हैं, जिनके सामने डी लगा है वही चेंज होते हैं, यानी दो लोग चेंज हो रहे हैं। एक चेंज हो रहा है टी, टी यानी टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पर टी डिनोट्स टू टाइम, बराबर है ना? तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए के सामने डी लगा है, बराबर है ना? इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन between the limits of, पहला लिमिट अपन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए की लिमिट क्या थी भाई, ए नॉट टू 80, ठीक है, ए नॉट टू 80। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो टाइम, जीरो लगाया ना यहाँ पर, जीरो टाइम, और इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम, यानी इसका मतलब क्या, टाइम भी चेंज हो रहा है जीरो से टी टाइम तक, बराबर है ना? और टाइम, यहां पर टाइम की लिमिट क्या है, जीरो टू टी, क्लियर है? तो ये मैंने लिमिट लगाया बेटा, और ये लिमिट को हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, प्लस इंटीग्रेशन करना है हमको, यहां पर समझ में आ गया? तो देखो इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन, अबो इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग करूंगा तो कैसा होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद बनेगा के डी टी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन यहां पर किसका आएगा, डी ए अपॉन ए, समझ में आ गया? अब यहां पर डी है तो लिमिट यहां पर ए वाली लगेगी, क्या है भाई, यहां पर ए नॉट टू 80, ये लगी हमारी लिमिट, ठीक है? और यहां पर लगेगा जीरो टू टी, क्लियर है? अब देखो dt है, dt के को रीड नहीं कर सकता, dt ये t वाली टर्म्स को ही रीड करेगा, तो यहां पर देखो k है तो k को रीड नहीं कर सकता, तो k इज अ कांस्टेंट, तो k निकल जाएगा बाहर, क्या बनेगा, जीरो टू टी, यहां पर बन गया dt इक्वल्स टू, यहां पर देखो बेटा माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, यहां पर हो गया 80, यहां पर हो गया a नॉट, और ये बचा 1 अपॉन a, और ये बना डी ए, तो ये डी ए वाली टर्म को रीड करेंगे, यहां पर यस ए वाली टर्म है। तो आप जैसे जानते हो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ए का क्या आता है, लॉग ए, क्या आता है इसका, लॉग ए। तो देखो बच्चों इसका आंसर आएगा लॉग ए, नेचुरल लॉग लिखना पड़ेगा हमको, सबसे पहले यहाँ पर जब लॉग बनता है तो नेचुरल लॉग आता है, एलएन लिखते हैं उसको नेचुरल लॉग को। ये देखो 1 अपॉन ए का आंसर है एलएन, अब इसके सामने इंटीग्रेशन में लगाता और माइनस लगाता, तो माइनस मैंने लगा दिया, और ये जो लिमिट लगी थी, ये लिमिट को लिमिट के अकॉर्डिंग लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या आएगा 80 माइनस अपॉन ए नॉट, क्लियर है? यहाँ का पूरा खत्म। यहाँ पर देखो बच्चों ये के है, के कांस्टेंट था, के एज इट इज, पूरा खाली है, तो इसका आंसर आएगा ओनली टी, ऊपर की लिमिट ऊपर, नीचे की नीचे, क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? तो आपको ये इतना जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है। देखेंगे इसको अगर मैं रब करूं, इधर वाला रब कर देते हैं, ठीक है, क्या बनेगा आप देखेंगे इसके आगे। ये देखो इसको के टी माइनस जीरो, मैंने लिमिट अप्लाई किया है बेटा, पहले टी की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू, फिर माइनस नीचे वाली वैल्यू, ठीक है? अब वहां पर भी अप्लाई करेंगे, माइनस लॉग ऑफ 80 माइनस लॉग ऑफ ए नॉट, बराबर है? पहले ए की जगह ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, लॉग एज इट इज। अब यहां पर माइनस अप्लाई कर दो, क्या होगा, लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ 80, और यहां पर बन गया के टी, फिर अगर यहां पर के टी इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। अब जैसे कि आप जानते हो ये है नेचुरल लॉग, अब ये नेचुरल लॉग को हम करेंगे लॉग 10 में कन्वर्ट, और यहां से एक को लेके आएंगे, तो कैसा होगा, के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln ए नॉट अपॉन 80। अब ये नेचुरल लॉग को मैं लॉग 10 में कन्वर्ट करता हूं, लॉग 10 में कन्वर्ट ऐसा होता है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 80। ये log टू द बेस 10 है, log 10 नहीं है, 10 का log निकाल के रख दोगे, नहीं तो ऐसा नहीं है भाई, ये क्या है, ये log टू द बेस 10, नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, log 10 बोलते हैं, ये लॉग बुक में तुम्हारे अवेलेबल ये वाले रहते हैं। यहाँ पर अगर 10 नहीं भी लिखो तो चलता, समझ में आ गया, लिखो तो बहुत अच्छा है, क्लियर है? तो अगर ln का है, ln इक्वल्स टू दिस इंटू दिस होता है, तो मैंने ln की जगह LOG लगाया और 2.303 लगाया, तो ये बन गया हमारा एक इक्वेशन।
इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है बच्चों? इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। क्लियर है यहां तक का? दिमाग में बैठ गई बातें? अब तो ये तो बन गया बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके ऊपर कभी अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो वो इक्वेशन बता देता हूं, a अपॉन a माइनस एक्स वाला। चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ दिया हुआ है, एक लेट एन एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी जब टाइम जीरो था, यानी टाइम जीरो था बोले तो स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन ऑफ ए था उसको अपन क्या बोलते हैं? ए नॉट, और उसी को हम ले लेते हैं ए। समझ में आ गया? यानी इसका मतलब मेरी जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना था? इतना था। समझ में आ गया? अब रिएक्शन का टाइम बीतते गया, अब रिएक्शन का टाइम हो गया टी टाइम तक हो गया, यानी टी समय गुजर गया, टी समय बीत गया। समझ में आ गया? आफ्टर टी टाइम यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए कंज्यूम्ड, कुछ तो भी कंज्यूम्ड हो जाएगा ये, क्योंकि ए तो रिएक्टेंट है ना बेटा। जैसे जैसे समय जाते जाएगा वैसे वैसे ए का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा। तो यानी टी, जब टाइम टी बन जाएगा उस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ ए कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ले लो एक्स, बराबर है। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग कितना होगा? ए माइनस एक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना था, इतना कंज्यूम हुआ तो बचा कितना? इतना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? जब टाइम जीरो था तो ए का कंसंट्रेशन था इतना, जब टाइम टी हो गया है तो ए का कंसंट्रेशन कितना बचा? इतना। देयरफॉर अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा? k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, सॉरी 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन a अपॉन a माइनस एक्स। देखो भाई, ए नॉट बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो टाइम बराबर है ए के बराबर, और एटी बोले तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ये रिमेनिंग वाला लिखना है, कंज्यूम्ड वाला नहीं लिखते अपन, रिमेनिंग लिखते हैं, इसलिए मैंने 1 a माइनस एक्स डाला। कंज्यूम्ड में तो एक्स है, एक्स तो खत्म हो गया, बचा कितना वो लिखना है अपने को, इसलिए a माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन है, यहां पर आप ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए है, न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया? अब देखो हमारे इसके बाद का टॉपिक है यूनिट ऑफ के। के का यूनिट क्या होगा? अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका इक्वेशन ये है, तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ए टी, बराबर है। इसका यूनिट और इसका यूनिट, बोथ यूनिट आर सेम, और वैसे भी दोनों कड़ी आएंगे। ठीक है, तो इसके यूनिट से हमको कोई लेना देना नहीं। 2.303 इज अ कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं है। एक्चुअली जो टाइम का यूनिट है उसी का इनवर्स काम में आएगा। ठीक है, देयरफॉर यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? टाइम इनवर्स, और यू कैन से सेकेंड इनवर्स, और यू कैन से मिनट इनवर्स। ये सब इसके यूनिट रहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो जब भी आप, समझ में आ गया आपको, जब भी आपको के का यूनिट दिया रहेगा या के की वैल्यू दी रहेगी तो के का यूनिट देख के ही आप पता लगा सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर है। समझ में आ गया? अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके यूनिट हमेशा के का इतना ही रहेगा। कोई भी ले सकते हैं आप, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स एंड सो ऑन, कुछ भी रख सकते हैं आप। क्लियर है? दिमाग में आ गया? एक और काम की बात है, रेडियो एक्टिविटी बारे सुना है कभी? रेडियो एक्टिविटी, कार्बन डेटिंग, जिसे हम एज पता लगाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिविटी में भी क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन जो रहता है हमेशा कम होते जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रहता है ना, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहता है उसका कंसंट्रेशन कम होते जाता है। तो जैसे जैसे समय जाते जाता है वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और स्टार्टिंग में रिएक्शन रहती है फास्ट और फिर धीरे 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 स्लो होती है। अब जैसे मेरे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई है, जैसे यूरेनियम मेरे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसको मैंने एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होते जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा? कन्वर्शन होकर दूसरा एलिमेंट बनते जाएगा और यूरेनियम कम होते जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी जब भी होती है ना बच्चों, ये फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी वो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर नहीं फॉलो करती है। रेडियो एक्टिविटी ऑलवेज फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हमेशा याद रखना। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, वो कितना कंज्यूम हो गया, कितना बचा, उसकी मदद से निकालते हैं हम कि कितने साल पुराना था टाइम।
कितना साल लगा उतना डिसइंटीग्रेशन होने के लिए। कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे तो जरूर बताऊंगा आपको इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। समझ में आया बच्चा? तो अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमने क्या क्या पढ़े अभी तक? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसका डेरिवेशन किया हमने। डेरिवेशन करने के बाद एक एग्जांपल देख लिया हमने कि न्यूमेरिकल बेसिस के लिए, याद रखने न्यूमेरिकल के लिए काम में आता है हमारे। न्यूमेरिकल करते समय, मैं न्यूमेरिकल करते समय बहुत सारी ट्रिक्स होती है, जो ट्रिक्स आपको बता दूंगा, उसकी बेसिस से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हमने निकाला यूनिट ऑफ के। एक और टॉपिक है हमारे पास में, हाफ लाइफ, वो भी हम देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमको देखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, हाफ लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हाफ लाइफ का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि स्टार्टिंग में आपने जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डाले, हमारा रिएक्टेंट कौन था? ए। अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डाला 6 मोलर, स्टार्टिंग में 0 समय पे 6 मोलर मैंने ए डाला था बीकर में, जब तक वो 3 मोलर खत्म नहीं होता, और 3 मोलर खत्म होने के लिए लगने वाले समय को बोलते हैं हाफ लाइफ। जैसे आपके पास किसी ने एक बड़ा गिलास भर के दूध दे दिया, ठीक है, जब तक जितना समय लगता है आपको उस गिलास को हाफ करने में, यानी आधा खत्म करने में, उसको बोलते हैं उसका हाफ लाइफ। अगर किसी ने आपके पास में एक बड़ा सा मैंगो दे दिया, बड़ा सा मैंगो नहीं, एक काम करते जाम ले लेते, बड़ा सा जाम दे दिया, उस जाम को जब तक आप आधा नहीं खाते हो, आधा खाने के लिए, आधा कंज्यूम करने के लिए लगने वाले समय को बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आपके रिएक्टेंट को हाफ कंज्यूम करने के लिए लगने वाले समय को बोलते हैं हाफ लाइफ। बराबर है ना? ठीक है, तो दैट जो समय लगता है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं T1/2 से। इसको कैसे डिनोट करते हैं? T1/2 से। ये इट्स नॉट ए T/2, इट्स T1/2। क्लियर है? समझ में आया? देखो बच्चों, अब इसको हाफ लाइफ के लिए भी इक्वेशन बनाते थे। वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है, K is equal to 2.303 T log to the base 10 concentration of A naught upon concentration of AT। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। यहाँ पर T बोले तो टाइम रिक्वायर्ड, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T। क्लियर है? अब जैसी मैं हाफ लाइफ बात कर रहा हूं, लेट when time equals to 0, therefore concentration of A will be equals to the concentration of A naught। बराबर है? यानी जब समय था 0 तो A कितना था? A naught था। दिख रहा है आपको? जब समय हो गया T1/2 तो A कितना रहेगा? A will become the half of the initial one। मैंने क्या बोला था? आधा खत्म होने के लिए, तो आधा बचेगा ना, A0/2। हम लोग रिमेनिंग बचते हैं ना, रिमेनिंग लिखते हैं ना, तो A0/2 ये बचेगा। क्लियर है? यहां तक का इक्वेशन बन गया। अब इसको अप्लाई करेंगे यहां पर, देयरफॉर K इक्वल्स टू क्या होगा? 2.303 अपॉन T, टाइम की जगह क्या लगेंगे? T1/2। क्लियर है? और लॉग टू द बेस 10, क्या बचा यहां पर? A0 अपॉन A0/2। अब A0 गेट कैंसिल, 2 पर चले गया, क्या बन जाएगा? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T 1/2 log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2.303 T 1/2 log 2 की वैल्यू है 0.3010। ये हो गया log 2 की वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.693 अपॉन T 1/2। ये बन गया एक इक्वेशन। क्या बन गया बेटा? ये इक्वेशन। ये इक्वेशन में देखो रिलेशन किस किस के बीच में है? रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन है। समझ में आ गया यहां तक का? क्लियर है? तो ये भी एक टॉपिक था। ऐसे आप आज के लेक्चर में आप पूरा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में देख रहे हो। याद रखना, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आज के लेक्चर में मैं जितना भी डाल रहा हूं सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए डाल रहा हूं। ठीक है बच्चों, याद रखना अच्छे से। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, आपको आते हैं यहां पर ग्राफ बनाने के लिए, तो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। हाँ तो बच्चों, हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर आपको कोई भी ग्राफ आ सकते हैं बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई ऐसा ग्राफ बना के दिखाओ, रेट वर्सेस आपको बनाना है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए। इनिशियल कंसंट्रेशन भी आप ले सकते हो, A0 भी ले सकते हो। तो ऐसे टाइम पे कैसा बनेगा आपका ग्राफ? देखते हैं बच्चों। हमारे पास इक्वेशन आप छान लो, कौन कौन सी इक्वेशन अवेलेबल है। ये देखो बच्चों, इक्वेशन कौन कौन सी अवेलेबल है मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है, रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक और इक्वेशन है,
रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। एक और इक्वेशन है इन दोनों का कॉम्बो, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए। एक और इक्वेशन है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t बराबर है। ये हमारे पास चार इक्वेशन है। हमको इसने पूछा है रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो भाई पहले इक्वेशन में दोनों अवेलेबल है, यस वहां से हम निकाल सकते हैं। देखो भाई हमारे पास क्या है, वी हैव रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर है। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ये इक्वेशन को ग्राफ को हमको कंपेयर करना है, किसके साथ में कंपेयर करना है। देखो हमारे पास चार ग्राफ होते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, या होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, या होगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी बराबर है। These are the four types of graph in general. In general इनके ग्राफ्स बनते हैं, आपको बताया भी होगा मैंने कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इनके ग्राफ तो हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपेयर हो रहा है फर्स्ट वाले से, y इज इक्वल टू एम एक्स वाले से, ठीक है। तो इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स, समझ में आ गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, रेट इक्वल्स टू y हो गया और एक ही जगह कंसंट्रेशन ऑफ a, और जो स्लोप था m वो k के बराबर हो गया। इसलिए हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसा रहता है, याद रखना। क्लियर है, सेंटर से यहां से बिल्कुल कॉर्नर से जाता है, ओरिजिन से। क्लियर है कि नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, यहां पर रहेगा रेट बराबर है, यहां पर रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहां का जो स्लोप रहेगा, स्लोप विल इज इक्वल टू द एम। स्लोप किसके बराबर रहेगा बच्चों, एम के बराबर रहेगा। तो यहां पर हमारे एम की जगह कौन है, के है, तो यहां पर के आएगा। क्लियर है, तो ये रहा हमारा ग्राफ। ये ग्राफ रहेगा रेट वर्सेस ए के बारे में। क्लियर है। अगर आपको कभी ग्राफ उल्टा पूछा है, यानी कुछ ऐसा ग्राफ किसी ने पूछा है, जैसे देखो लॉग ऑफ ए नॉट बाय 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। अगर किसी ने आपको ऐसा ग्राफ पूछा है तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। लॉग ऑफ ए नॉट बाय 80, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं बना के दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखना कि ये मटेरियल कहां मिल रहा है, कौन से इक्वेशन में मिल रहा है। यस आपके पास ये चार इक्वेशन में से इस इक्वेशन में पूरा मटेरियल मिल रहा है, तो यस उस इक्वेशन को आप टारगेट करो। हमारा इक्वेशन था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय 80, ठीक है। क्लियर है। अब log ए नॉट बाय 80 को इस साइड में लेके आ जाओ, उसी के लिए इक्वेशन बनाओ। कैसा होगा बेटा, log ऑफ ए नॉट बाय 80 इक्वल्स टू क्या होगा, के टी अपॉन 2.303। Am I right? क्लियर है, ऐसा ही बनेगा बच्चों। प्लस कोई टर्म नहीं है, प्लस में कुछ भी नहीं है साइड में, तो प्लस वाला यूज मत करो आप, ये भी मत यूज करो, ये भी मत, ये भी नहीं यूज कर सकते। माइनस वाला एक ही ग्राफ बनता है, इससे कंपेयर करना है। तो यस इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ में, ठीक है। हमारा y कौन है, ऑलरेडी मालूम है हमको। x कौन है, टाइम है, तो देखो टाइम यहां से x हो गया, यानी k अपॉन 2.303 इक्वल्स टू द m होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका बेटा, देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर आएगा log ऑफ ए नॉट बाय 80, यहां पर क्या रहेगा बेटा, टाइम, और ग्राफ बनेगा कुछ सेंटर से, और इसकी वैल्यू रहेगी स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू रहेगा k अपॉन 2.303। क्लियर है। तो कुछ ये तरीके जिससे हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। और कोई ग्राफ होगा तो भी आप यहीं से बना सकते हो आराम से, कोई परेशानी नहीं है आपको ग्राफ बनाने के लिए। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखेंगे हम एग्जांपल्स क्या है इनके। तो एग्जांपल में सबसे वेरी फेमस एग्जांपल, इसका पहला वाला एग्जांपल ये रहेगा हमारा, twice H2O2 gives twice H2O plus O2 बराबर है बच्चों। ये एग्जांपल है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसका रेट लॉ क्या होना चाहिए, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 टू दी पावर 1। भाई फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है ना, टू दी पावर क्या होगा 1। ऐसा ही एक और एग्जांपल है हमारे पास में, देखो बच्चों, N2O4 gives N2O5 twice N2O5 gives 4NO2 plus O2। ये एक एग्जांपल है बच्चों। ये एग्जांपल भी किसका एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर का, इसलिए इसका रेट लॉ क्या होगा, देयरफॉर रेट लॉ वुड बी रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू दी पावर 1। तो ये हो गया बेटा हमारे दो एग्जांपल। आप इस रिएक्शन को या इस रिएक्शन को आप इंक्लूड कर सकते हो फॉर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। अगर आपको किसी ने पूछा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, तो आप इनको आराम से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने अभी जितना भी पढ़े सब फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ा है। तो याद रखना आपको, ये पूरा आज का जो लेक्चर है बार बार देखो, पर अच्छे से पूरा क्लियर करके रखो कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, उनकी एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनका रेट लॉ क्या होता है, हाफ लाइफ कैसे निकाला जाता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो ये बात याद रखना। हाँ तो बच्चों एक और बार बताता हूं, शायद आपके बुक में ग्राफ से रिलेटेड कुछ तो भी हल्की फुल्की मिस्टेक्स है। ठीक है, हल्की फुल्की मिस्टेक्स है, लेकिन ये जो ग्राफ अपन ने बनाया ये एग्जैक्टली राइट है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दो। अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हम वहां पर एक और नई रिएक्शन के साथ में वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, नमस्ते।